हेलो प्यारे बच्चों, ठीक कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ ने क्या बताया था, किरचॉफ का नियम क्यों आया। जैसे हम लोग सर्किट पढ़ते हैं, सर्किट एक सिंपल सर्किट होता है और कुछ सर्किट बहुत ही जटिल होते हैं। उस सर्किट में विभिन्न चालकों में बहने वाली धाराओं के मान को हम किरचॉफ लॉ के द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे कोई अगर आपके पास जटिल सर्किट हो, उसमें कई चालक मिलकर बने हों, वो सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट हो, तो उसके विभिन्न चालकों में जो धाराओं का वितरण है, धारा का मान है, उसको हम किरचॉफ्स लॉ के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो किरचॉफ महोदय ने दो नियम दिए थे। पहला नियम था संधि का नियम। वो पहला जो नियम दिए थे वो संधि का नियम दिए थे। पहला नियम उनका था संधि का नियम। संधि के नियम में उन्होंने क्या बताया, संधि का नियम उसको धारा का भी नियम बोलते हैं। क्या कहते हैं? धारा का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम कहो या धारा का नियम, धारा का नियम। ये जो फर्स्ट लॉ है वो संधि का नियम या धारा का नियम है। कहने का मतलब चालक में, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सर्किट डायग्राम है और सर्किट डायग्राम में जहां पे जंक्शन है, जंक्शन से कई चालक जुड़े हुए हैं, तो चालक में कितनी धारा जा रही, किस चालक में कितनी धारा, उसकी गणना हम किरचॉफ्स लॉ के द्वारा करते हैं। तो पहला नियम जो था संधि का नियम या उसको धारा का नियम कहते हैं। इसका नियम यह था कि किसी भी परिपथ के संधि पर, किसी परिपथ के संधि पर समस्त धाराओं का आने वाली तथा धारा संधि की तरफ आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहां बीजगणित की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हो, यू वेल नोन अबाउट करंट इज स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होती है। और अदिश राशि आप जानते हो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इनका बीजगणितीय योग हम क्या करेंगे? बीजगणितीय योग कहता है शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं आ रही है और जितनी भी धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, उनका बीजगणितीय योग अगर सबको टोटल कर दोगे तो उसका मान शून्य होता है। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कोई एक संधि है, ये जंक्शन है ओ एक जंक्शन है, ठीक ना। इस पर कई धाराएं आ रही हैं। मान लीजिए पहला जो चालक है फर्स्ट, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 धारा बह रही है। सेकेंड में I2, थर्ड में I3, फोर्थ में I4 और ये फिर I5, ठीक। एक संधि है O और इस पर 1 2 3 4 5 चालक लगे हैं। जान लीजिए क्या है? कंडक्टर, जिनके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। I1, I2, I3, I4, I5। यहां देखना है I1 I2 संधि की ओर आ रहे हैं, I1 I2 संधि की तरफ आ रहे हैं और I3 I4 I5 संधि से बाहर जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो संधि की तरफ आ रहे हैं वो क्या है? पॉजिटिव, वो करंट पॉजिटिव। और जो मानते हैं और जो संधि से बाहर जा रहे हैं उसको ऋणात्मक लेंगे हम। तो हमारा नियम क्या कहता है? किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धारा तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
और अब ये भी कह रहे हैं कि जो करंट आ रहा है संधि की तरफ ओ की तरफ, ओ के डायरेक्शन में देखिए I1 I2 आ रहे हैं, ये सब क्या है, तीनों क्या है, बाहर की तरफ ये जा रहे हैं। जो बाहर जा रहे हैं उनको ऋणात्मक ले और जो अंदर आ रहे हैं उनको धनात्मक। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस, ये तो बाहर जा रहे हैं ना, I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ संधि जंक्शन जो फार्मूला है जंक्शन का, संधि का नियम जो है यही तो कहता है किसी भी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात जो आ रहा है उसको पॉजिटिव और जो जा रहा है उसको निगेटिव। कहने का मतलब है I1 I2 प्लस में हो गया, I3 I4 I5 माइनस में, इनका योग कितना आया, 0 अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक, अगर हम चाहे तो इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, ट्रांसफर करें, इक्वल के उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा I3, ये माइनस है, पक्षांतर और प्लस हुआ, ये भी पक्षांतर होगा प्लस हो जाएगा, I4 प्लस I5 ये भी। ठीक, ये किरचॉफ का पहला नियम। ठीक, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर संधि पर किसी परिपथ में अस्थाई धारा, दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स वी कैन से अबाउट, यदि जो है किसी भी संधि पर अस्थाई धारा बह रही है, आप इससे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, किसी भी संधि पर अगर अस्थाई धारा बह रही है तो ये कह रहा है कि जितनी धारा आएगी और जितनी धारा बाहर जाएगी उनका योग सदैव बराबर होगा। बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ 3 धाराएं आ रही थी और यहाँ 3 धाराएं बाहर जा रही थी और 2 धाराएं अंदर आ रही थी, लेकिन दोनों का योग क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि संधि पर ना तो आवेश का संचय हुआ, एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, संचय नहीं हुआ। अरे भाई अगर कुछ यहाँ अगर कम ज्यादा होता, कहने का मतलब जितना आया उतना निकल गया, दोनों बराबर हो गए ना, दोनों आपस में बराबर, इतनी धाराएं तो आपके डायग्राम में दिखाई पड़ रही हैं। अगर ये धाराएं अगर यही करंट, आप जानते हो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, अर्थात ये जो करंट फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ज के फ्लो पे हो रहा ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो जितनी धाराएं आई उतनी धाराएं और धाराएं जो निकल रही उनका योग हमेशा जब बराबर है, कहने का मतलब संधि पर कोई आवेश का संचय नहीं हुआ, एक भी आवेश यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ, रुका कुछ, यहाँ कुछ इकट्ठा हुआ, एब्जॉर्ब किया संधि, जंक्शन ने कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया ना, जब एब्जॉर्ब नहीं किया ना तो एब्जॉर्ब किया ना तो जंक्शन से कोई आवेश हटा, अगर हटा होता या एब्जॉर्ब किया होता तो कुछ ना कुछ इसमें कमी या ज्यादा आती कि ना आती। जब इक्वल आ रहा है इसका मतलब है एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है ना तो हट रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, संधि पर क्या है, आवेश संरक्षण का नियम व्यक्त करता है। क्या करता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो आपका है संधि का नियम, वो क्या करता है, आवेश संरक्षित करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को डाउट? तो किरचॉफ लॉ हम क्यों लगाते हैं कि कोई अगर परिपथ है, जटिल परिपथ है, उसमें कई चालक है और चालकों में कितना कितना धारा बह रहा है, अगर धाराओं का वितरण किस प्रकार है उसकी गणना हम लोग किरचॉफ लॉ करते हैं, किरचॉफ के अकॉर्डिंग करते हैं। किरचॉफ के 2 नियम दिए थे, पहला नियम इसको कहते हैं संधि का नियम, जंक्शन का नियम होता है, उसी को हम कहते हैं धारा का नियम। अर्थात किसी भी संधि पर आने वाली तथा संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, अलजेब्राइक सम, बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात हम अगर मान लेते हैं इस संधि पर 2 धाराएं I1 I2 संधि की तरफ आ रही हैं, I3 I4 I5 वो बाहर जा रही, संधि से दूर जा रही है, आने वाले को पॉजिटिव और जाने वाले को निगेटिव, तो इनका योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने लिखे रख दिया I1 I2 माइनस I3, इसको माइनस किया I3 I4 I5, इसको ट्रांसफर किए तो I1 प्लस I2 और ये निगेटिव था, ट्रांसफर करने पर पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब है कि
जितनी धाराएं आ रही उनका योग और जितनी धाराएं निकल रही है बाहर जा रही उनका योग सदैव बराबर हुआ। तो इससे स्पष्ट हुआ, इन अदर वर्ड वी कैन से एट जंक्शन चार्ज एक्युमुलेशन नहीं हुआ, चार्ज का आवेश का संचय नहीं हुआ, ना तो आवेश यहाँ रुका ना तो यहाँ से आवेश हटा, क्योंकि जब बराबर जा रहे हैं आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई कमी और ज्यादा नहीं हुआ। सेकेंड नियम किरचॉफ का क्या कहता है? सेकेंड नियम है पास का नियम, पास क्लोज सर्किट, पास का नियम या वोल्टता का नियम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, इसके अंतर्गत हम लोग क्या कहें? ये कहता है कि प्रत्येक बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, पास होगा उसमें कई जो है रेजिस्टेंस लगे होंगे, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बनाए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, कहता है कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, अब हम पास बनाएंगे, देखिए सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें दो बंद पास बन रहे हैं, इसका अगर हमारे अंदर रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3। ठीक, इसमें देखिए दो क्लोज सर्किट बने नहीं, एक क्लोज सर्किट ये और एक क्लोज सर्किट ये, आपस सेल लगा हुआ प्लस माइनस। ठीक, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्लस कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा प्लस से माइनस की तरफ, माइनस कौन होता है? ग्राही होता है। कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोशन का। इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर फ्लो होगा अपोजिट का। द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कहते हो? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत में क्या होता है? आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा को करंट की दिशा कहते हैं ना। करंट का डायरेक्शन कैसे होता है? जिधर अगर लेफ्ट टू राइट अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो राइट टू लेफ्ट आपका करंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा। ठीक है, ये करंट यहां पहुंच गया। अगर हम मान लेते हैं जंक्शन यहां AB ये है, यहां पहुंचा और फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे होते हुए करें, तो कहने का मतलब इसका करंट का डायरेक्शन इधर से और ठीक। अब इस बैटरी से देखिए इसका भी करंट इधर, ये मान लीजिए I1 हो गया, ये I2 यहां पहुंचा। अब यहां पहुंचने पर क्या होता है आप भी जानिए, अभी बताएं संधि का नियम। अगर जो आ रहा है वो ऐड होगा, धनात्मक होगा, जो जा रहा है ऋणात्मक होगा ना। तो यहाँ देखिए इस संधि पर A पर I1 भी अगर मिल रहा है, ये देखिए I1 और ये I2, तो यही I1 I2 यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या होगा? I1 प्लस I2। किसी को कोई डाउट? अरे भाई ये I1 आया ना, यहाँ पहुंचा I1 और I2 भी आया, दोनों ऐड हो गए, एक ही डायरेक्शन में तो है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे। और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सर्किट डायग्राम में कोई किसी को दिक्कत है? अब देखिए इसका विद्युत वाहक बल E1 मान लेते हैं, इसका क्या होगा? E2। ठीक, दोनों से लो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट हो तो अब और देखिए तीन आपके रेजिस्टेंस लगे हुए R1 R2 और
समझ में आ गया? करंट के डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं। तो अब हम लोग लगाते हैं क्या, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद पास के किसी भी सर्किट डायग्राम क्लोज सर्किट को बंद पास के विभिन्न खंडों में, ये विभिन्न खंड मान लीजिए 1 2, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय यहां लिख देते हैं किसी बंद पास, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, देखिए लिख देते हैं किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोध, धारा बह रही है प्रतिरोध, ये धारा बह रही प्रतिरोध, ये धारा यहां बह रही प्रतिरोध, तो ना उसके संगत धाराओं का उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग, गुणनफलों का बीजगणितीय योग पास में लगे, बीजगणितीय योग पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। समझ में आ गया क्या? बताइए, इसमें किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट है तो आप तो बैठे देखिए। अब इसको हम लोग लिखिए, ये तो परिभाषा हो गया। तो अब परिभाषा कहने का मतलब है कि सिग्मा आई आर अर्थात बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, अर्थात सेल होगा, सेल का विद्युत वाहक बल होता है ना, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है सिग्मा ई। ये सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, क्या होगा? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। समझ में आ गया? अब हम प्रत्येक बंदपास में इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक ना? तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, उसके बाद इनका इस नियम का जो है समीकरण प्राप्त करेंगे। नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? अब क्या कहता है, फिर से एक बार देख लो कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंदपास, यहाँ दो बंदपास हैं, दो क्लोज सर्किट हैं, बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं I1 I2 बह रही ना, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों, देखिए प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय गुणनफलों का बीजगणितीय योग पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात I गुणे R का बीजगणितीय योग कर लीजिए।
सिग्मा आई आर इक्वल टू जो विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 जो जितने भी लगे हों उनका योग क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करेंगे। तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, चलिए अब देखिए I1 है, ये क्या है I1, तो हम I1 मल्टीप्लाई इसके संगत कौन सा लगा हुआ है प्रतिरोध, क्या लगा हुआ है R1, तो I1 पूरे R1, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, ये यहां पहुंच गया। I2 आ रहा है, I2 के संगत कौन सा प्रतिरोध लगा हुआ है R2, तो अब देखिए ये इसकी दिशा इधर है और ये इधर, दोनों क्या है अपोजिट है कि नहीं है कि नहीं है, अपोजिट है। तो अभी हम बताएं जो धारा संधि की तरफ आ रहा हो वो पॉजिटिव, जो बाहर जा रहा हो वो निगेटिव, अर्थात दोनों के डायरेक्शन देखिए I1 आ रहा है, I2 इधर, दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। इसके क्या होगा माइनस I2 गुणे R2 तो लगा हुआ है, बोलो है कि नहीं है। तो देखिए क्या कहता है कि विभिन्न खंडों में या बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, देखिए धारा और प्रतिरोध का गुणा कर दिया गया। फिर इसके बाद I2 गुणे R2 कर दिया गया। इनका बीजगणितीय योग मतलब क्या होता है, प्लस माइनस सहित जोड़ दो। तो हमने क्या किया I1 गुणे R1 माइनस I2 गुणे R2। आप कहते हो कि माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। एक देखिए ध्यान से देखिए, ये आ रहा है इधर, यहां पहुंचा इधर, दोनों क्या हो गए एक दूसरे के ऐसे आ रहे हैं ना, अपोजिट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है I1 गुणे R1 माइनस I2 गुणे R2 बराबर पास में लगे विद्युत वाहक बल। इसमें कितने से लगे हैं इस पास में, बंद पास एक के लिए हम कर रहे हैं, पास हम यहां लिख देते हैं पास एक के लिए, पास एक के लिए बात हो रहा है। इसमें कितने लगे हुए हैं दो, E1 और E2, दोनों के डायरेक्शंस भी चेंज हैं। तो क्या होगा E1 देखिए इधर, E2 भी इधर, दोनों यहाँ अगर जंक्शन पे आके ए पर मिलेंगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा, अर्थात जिसका अधिक होगा उसी में से माइनस कर दो, ठीक ना। तो E1 माइनस समझ में आ गया। अब इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, हम बंद पास के लिए काम कर लिए। ये I1 प्लस I2 होंगे सर, I2 सेकंड पास होगा। अभी तो हम पास एक कर रहे हैं, देखिए दो हमारे पास है, सर्किट दो है, एक तो इसीलिए इंडिकेट कर दिए हैं, इसी की बात है। तो हम लोग पहले बंद पास में अकॉर्डिंग टू सेकंड्स किरचॉफ सेकंड्स लॉ पास का नियम है, वोल्टता का नियम अप्लाई किए क्या कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, माने गुणा कर दीजिए, गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही सेकंड लॉ है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं, I1 गुणे R1 माइनस I2 गुणे R2। अब माइनस क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कहने का मतलब पहले बंद पास का हमारा काम हो गया। अब आते हैं सेकंड बंद पास, सेकंड क्लोज सर्किट हमारा ये। अब जरा यहां देखिए, ये I1 आ रहा था जंक्शन ए पर पहुंचा, I2 भी पहुंचा, फिर दोनों का डायरेक्शन क्या है देखिए इधर आ गया। कहने का मतलब दोनों जुड़ गए, I1 प्लस I2 हो गया। वही I1 प्लस I2 यहां पहुंचा R3 में, इस बंद पास में I1 प्लस I2 R3 से होकर फ्लो होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड बंद पास, पास नंबर 2 के लिए, पास 2 के लिए पास 2 के लिए। चलिए आप लोग ही बताइएगा, I2 गुणे क्या होगा R2, I2 गुणे R2, यही तो कह रहा है प्रत्येक विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा अर्थात I2
मल्टीप्लाई बाई R2, कोई दिक्कत। अब ये देखिए आगे बढ़िए, तो धारा तो उसी डायरेक्शन में है, I2 के डायरेक्शन में, तो ये I1 प्लस I2 है, यहां तो माइनस नहीं होगा ना, अपोजिट नहीं हो रहे हैं ना, तो प्लस I1 प्लस I2 गुणे R3, ठीक, R3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें कितने विद्युत वाहक बल लगेंगे, केवल एक E2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा E2। समझ में आ गया? देखिए सेकंड वन पास के लिए आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। इन्हीं दोनों समीकरणों से हम लोग कितना, अब इन्हीं समीकरणों से इस सर्किट में प्रत्येक चालक, प्रत्येक रेजिस्टेंस या प्रत्येक वायर में बहने वाले करंट, धारा को हम अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई किसी को डाउट है बताओ? तो कहने का मतलब है कि किरचॉफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दो नियम दिए कि बहुत जटिल अगर आपके पास कोई सर्किट डायग्राम है, सर्किट है, उसमें विभिन्न कई चालक जुड़े हुए हैं, अनेक चालक हैं, तो प्रत्येक चालक में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंटों का, धाराओं का वितरण कैसे हो रहा है, कितना मान है, इसके द्वारा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो उन्होंने दो नियम दिया। अच्छा और एक चीज देख लीजिए, ये नियम, पहला नियम तो आपको बताया गया कि वो आवेश उस जंक्शन पर एक्युमुलेशन नहीं हो रहा था, ना तो वहां से आवेश हट रहे थे, तो कहने का मतलब है आवेश संरक्षित था, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था वहां। अब यहाँ क्या है, ये वोल्टता का नियम है, यहाँ ये क्या है, ऊर्जा कंजर्व हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, तो ये सेकंड जो आपको बताता है ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, अर्थात किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम हुआ, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण को बताता है। क्या करता है? ऊर्जा को बताता है। तो दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए कि हम कोई भी जटिल पथ हो, बहुत जटिल परिपथ हो, उसमें जितने भी जो है चालक लगे हों, जितने भी चालक में धाराएं बह रहे हैं, उनकी गणना हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब बीजगणितीय योग के बारे में ये भी आपको बताया गया कि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है? अदिश राशि होती है, इसलिए उसका बीजगणितीय योग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और आप लोग जानते हैं कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, ये इसमें दिशा नहीं होती है, दिशा होती है लेकिन निश्चित दिशा नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड बोथ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज, तो कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट जो है हमारा पहला नियम वो किस पर क्या व्यक्त करता था? आवेश संरक्षण को व्यक्त करता था। सेकंड क्या हुआ? ऊर्जा संरक्षण का जो है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त कर रहा है, ठीक ना। और इसका मेन पर्पज, इस किरचॉफ का नियम आप लोग समझ में आया क्यों आया? क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे जटिल, ऐसे बहुत क्लिष्ट जो है आपके पास ऐसे सर्किट डायग्राम होंगे जिसमें कई जो है कंडक्टर जुड़े होंगे, और पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट का मान ज्ञात करने के लिए हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। अगर हमारा क्लोज सर्किट होगा तो सेकंड लॉ लगाएंगे, और जंक्शन वाला अगर होगा तो जंक्शन फार्मूला लगाएंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट टू वेक्टर क्वांटिटी। हमने बताया कि वेक्टर व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड बोथ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, बट स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट टू पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। हमारा करंट जो है ये बीजगणितीय योग बताता है, ये वेक्टर सदिश का योग नहीं बताता, इसलिए सदिश राशि नहीं होता, इसमें निश्चित दिशाएं नहीं होती हैं, परिमाण तो होता है, इसीलिए जो है धारा को क्या कहते हैं हम लोग? अदिश राशि कहते हैं। आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका बीमा और मात्रा क्या होता है। करंट की बात कर रहे हैं तो इसी समय हम लोग करंट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट कीजिए और हम इसको मिटाते हैं।
करंट बताते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, करंट की बात कर रहे थे, तो करंट की बात कर रहे थे, तो करंट आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, मतलब आवेश प्रवाह की दर। जब कभी दर की बात हम लोग करते हैं तो टाइम से डिवाइड करते हैं, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, अर्थात आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। अगर मान लीजिए कोई ऐसे आपके पास सर्किट है, इसमें आवेश फ्लो हो रहा है, आवेश फ्लो होने का मतलब है आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। वैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अपना स्थान तो छोड़ते नहीं ठोस में, केवल आवेशों का स्थानांतरण करते हैं। अगर आवेश Q यहां से यहां तक पहुंचने में अगर t समय लिया, तो आवेश प्रवाह की दर अर्थात Q/T, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। दिस इज I होता है, I = Q/T। समझ में आ गया। तो आवेश प्रवाह की, हाँ एक चीज और मेन, द करंट का डायरेक्शन हमेशा आवेश के प्रवाह होने के दिशा के विपरीत होता है। अगर हमारा आवेश A to B प्रवाहित हो रहा है, A to B जा रहा है आवेश, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा B to A होगा। समझ में आ गया। कहने का मतलब आप धारा की दिशा को कैसे ज्ञात करोगे, आवेश प्रवाह A to B, तो करंट का डायरेक्शन B to A, अपोजिट। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट we can find the opposite direction of flow of charge is known as direction of current। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये I आ गया। अब अगर हम चाहें तो इसका मात्रक क्या होगा, आप कहते हो एम्पियर, एम्पियर कहते हो, करंट का जो यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। लेकिन एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल तो आप कह सकते हो इस फार्मूले से, क्योंकि Q/T है। Q, व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज। चार्ज तो जानते हो आवेश, आवेश अकॉर्डिंग टू कूलाम कहते हो आवेश किसमें, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाए कूलाम, कूलाम पर सेकंड। तो धारा का मात्रक क्या हो गया आपका, कूलाम पर सेकंड। वो तो शॉर्ट फॉर्म एम्पियर, अकॉर्डिंग टू एम्पियर के कारण जो है उसको देखिए, कुछ ऐसे आपको मात्रक भी मिले हैं जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर, वैज्ञानिक के सम्मान में उसका नाम शॉर्ट में रख दिया जाता है। जैसे न्यूटन्स लॉ हुआ, कूलाम्स लॉ हुआ, ओम्स लॉ हुआ, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस का जो है यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स, ओम ने बताया क्या था कि हमेशा भी किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। V/I क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसलिए V/I कांस्टेंट R कह दिया गया था। तो R का मात्रक ओम कह दिया गया था, तो उनके सम्मान में भी कर दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल हमारा यूनिट क्या है, कूलाम पर सेकंड है। अब कूलाम पर सेकंड है, तो आइए हम इसकी डायमेंशन ज्ञात करते हैं। तो डायमेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायमेंशन के बिना तो हम लोग जो है किसी फार्मूले का सत्यापन नहीं कर पाते हैं, ना तो एक पद्धति से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल पाते हैं। यूज डायमेंशन के 3 यूज है ना, देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशंस। एक होता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक पद्धति से दूसरे पद्धति बदलना। वेरीफाई द फार्मूला, सेकंड क्या है, सत्यापन करना फार्मूले का। तीसरा क्या है, डिराइव द फार्मूला, फार्मूले को प्राप्त करना। समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और बीमा कब आएगा, जो हमें मात्रक हमें पता हो गया। धारा का मात्रक देखिए क्या है, कूलाम पर सेकंड। और कूलाम का कोई बीमा नहीं होता है, आप लोग जानते हो, कूलाम Q। अब क्या होगा, Q = IT होता है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, Q आवेश है ना, Q = I × T। अब
अगर हम चाहें तो यहाँ से देखिए डायमेंशन ऑफ, अगर हम एम्पियर की बात करें तो एम्पियर का डायमेंशन जो होता है वो कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? कैपिटल ए से। जैसे दूरी को क्या है, दूरी जितना है एल से करते हैं, समय को टी से करते हैं, मास को कैपिटल एम से करते हैं, वैसे अगर आई की बात करेंगे तो करंट का उसे कैपिटल ए से करते हैं। समझ में नहीं है? तो इसका जो डायमेंशन होगा आई का वो क्या हो जाएगा? कैपिटल ए हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम आवेश का अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आवेश का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द क्यू बराबर आई इनटू टी होता है ना। तो आई क्या है? ए हो गया, और टी क्या है? समय, समय का कैपिटल टी हो गया, ए टी हो गया। ये देखिए चार्ज का भी डायमेंशन पता हो गया। समझ में आया? तो हमें लगता है कि आप लोग किरचॉफ के अकॉर्डिंग करंट और करंट से जुड़ी जितनी भी बातें थी आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक, इस पर कोई न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ठीक ना। संधि के नियम पे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।